गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नेम राजसुंदर की MCQ सीरीज चल रही है उसका ये चैप्टर नंबर 30, ठीक है। और जो एंटोमोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 3 है। इसके बीच से 260 से 280 तक के बीच के जितने भी पेज के क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने हैं, ठीक है। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर पर कीटों द्वारा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। अब ये क्या होता है, ये क्वेश्चन क्यों बना, ये टॉपिक क्या होता है। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, जो हमारा थ्रेशोल्ड वाला टॉपिक होता है, कौन सा होता है, थ्रेशोल्ड वाला टॉपिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे हम कीट होते हैं, तो जब हम लोग क्रॉप की बुआई या सोइंग करते हैं, उसके बाद जब हम में इंसेक्ट लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एंटोमोलॉजी पढ़े तो कीटों के बारे में पढ़ेंगे। जो इंसेक्ट लगते हैं, ठीक है, उनके कुछ लेवल होते हैं कि कितने इंसेक्ट कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा लेवल हो गया इंसेक्ट का, कितनी पॉपुलेशन हुई तो कितना नुकसान पहुंचाएगा, उस तरीके से लेवल होते हैं। तो हम लोग लेवल पढ़ेंगे ऑप्शन में। जैसे डैमेज बाउंड्री होता है, तो डैमेज बाउंड्री वो लेवल होता है, इसमें क्या है, जब हमारा कीट नुकसान पहुंचाता है तो नुकसान दिखने लगता है। क्या होता है, नुकसान जो है वो दिखने लगता है कि हाँ कीट हमारे में लग गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है, हल्का हल्का सा 1 2 4 जगह आपको इंसेक्ट दिखाई देंगे कि हाँ इंसेक्ट लग गया। अगला है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इसको हम और दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, इसे और बोलते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक, ATL भी बोलते हैं, एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल, इसे एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं। ये लेवल होता है जब ये मान लो नुकसान हमें दिख गया, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, हमारे खेत में उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन तब तक रहती है जब तक हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल करने के मीज़र अपना सकते हैं। कई तरीके के मीज़र होते हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हो गया। आगे आता है हमारा, अगला है हमारा डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल। क्या है, डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल है। इसमें क्या होता है, इसमें इनकी पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो इनकी पॉपुलेशन होती ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारी जो क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इनको अब यहाँ पे किसी और मेजर से नहीं हम कंट्रोल कर सकते, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं सीधे से केमिकल से। अब एक केमिकल के अलावा कंट्रोल नहीं होंगे। अगर हमने केमिकल नहीं डाला इस लेवल पे तो ये हमारी फसल को जड़ से ख़त्म कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 होते हैं इसके लेवल। अगला है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या होता है, ये जैसे हमारा कोई एरिया होता है, कोई क्रॉप होती है, वहाँ पे जितने इंसेक्ट हैं उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी को दिखाता है। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। जो इंसेक्ट हैं उनकी जो पॉपुलेशन का डेंसिटी या उनकी जनसंख्या घनत्व उनको दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसे कहते हैं GET। क्या कहते हैं, GET पर। अगर हम बात करें डैमेज थ्रेशोल्ड को, इसको क्या बोलते हैं, EIL बोलते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा डैमेज थ्रेशोल्ड। हालांकि आंसर ये भी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनाएगा इसके बिहार पे बनाएगा, जहाँ पे आर्थिक नुकसान, जहाँ पे इकोनॉमिक नुकसान होता है, मतलब हमारी फसल को, इकोनॉमिक मतलब पैसे के आधार पे, अगर हम हमारी फसल को नुकसान होने लगा तो हमें पैसे में ही घाटा होगा ना, हमारी फसल नहीं होगी तो हम जहाँ भी उसे बेचेंगे या जो भी हम चीज़ें करेंगे उससे पैसा ही तो प्राप्त करेंगे ना, तो हमें प्राप्त नहीं होगा, तो हमारी इकोनॉमिक जो है वहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसीलिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोला जाता है, डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल बोला जाता है, या इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोला जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ये क्या होता है, यहाँ पे हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजर मतलब इसको हम देख सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डैमेज थ्रेशोल्ड पे आके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही पॉसिबिलिटी कम होती है और केमिकल कंट्रोल ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डैमेज थ्रेशोल्ड या इंजरी, ठीक है, EIL, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा है, किस प्रकार के पेस्ट को आसानी से रोका जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है की पेस्ट, मेजर पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट। की पेस्ट हो गया, मेजर पेस्ट हो गया, स्पोरेडिक पेस्ट हो गया, पोटेंशियल पेस्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं की पेस्ट होते हैं जो बहुत ही भयानक पेस्ट होते हैं। क्या होते हैं,
जो सीवियर होते हैं, सीवियर मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, जिनके डैमेज पावर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं की पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? की पेस्ट कहते हैं। ये जो होता है ये EIL के ऊपर पाए जाते हैं। जो लेवल होता है EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था हमारी फसल को इकोनॉमिक लॉस होने लगता है, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं, मतलब इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें डैमेजिंग और सीवियर माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो इनका लेवल क्या होगा? इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट वो पेस्ट होते हैं जो है GEP, जिनकी डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो EIL के पास होती, मतलब EIL के ऊपर नहीं होती, EIL के पास होती। खतरनाक होने वाले होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उतना नुकसान पहुंचाते हैं जितना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसके पास होती, क्लोज होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरेडिक। जो हमारे स्पोरेडिक पेस्ट होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। क्या होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब नगण्य होते हैं। अब नगण्य का काम क्या मतलब है? अदृश्य थोड़ी ना होंगे, अदृश्य नहीं होंगे लेकिन होंगे वहीं पे, लेकिन वो जब उन्हें फेवरेट इन्वायरमेंट मिलेगा। स्पोरेडिक क्या होता है? जब फेवरेट इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, जिन्हें फेवरेट इन्वायरमेंट मिलता है उनको आसानी से रोका भी जा सकता है। ठीक है, और ये नगण्य रूप में होते हैं, मतलब ये होते तो हैं लेकिन जब ये कोई काम ही नहीं करेंगे, फसल को नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे तो हमें दिखेंगे ही नहीं। जब दिखेंगे नहीं तो इन्हें नगण्य, नेग्लिजिबल बोला जाता है। ठीक है, स्पोरेडिक का मतलब होता है जो वैसे पेस्ट होते हैं जो एक तो नगण्य हो। ठीक है, दूसरी बात, जब ये अपना फेवरेट इन्वायरमेंट पाते हैं, फेवरेट क्लाइमेट कंडीशन पाते हैं, तब ये फसल पे अटैक करते हैं। ठीक, अगला बात करते हैं पोटेंशियल के हिसाब से। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, ये ऐसे पेस्ट होते हैं कोई भी इकोनॉमिक इंजरी नहीं करते, कोई भी नुकसान फसल को नहीं पहुंचाते। ठीक है, ये पोटेंशियल पेस्ट हो गए। क्या हो गए? पोटेंशियल पेस्ट हो गए। तो की पेस्ट को तो आसानी से रोका नहीं जा सकता। मेजर पेस्ट भी EIL के पास होता तो इसे भी आसानी से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, ये होते हैं स्पोरेडिक पेस्ट, इन्हें आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फेवरेट कंडीशन में होते हैं। ठीक है, और नगण्य होते हैं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाए? स्पोरेडिक पेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरियल्स को, जो हमारे अनाज की फसलें होती हैं उसमें जो मॉइस्चर होता है, अगर हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई हम सीरियल की फसल या क्रॉप को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर कितना रखेंगे कि उसमें इंसेक्ट ना लगे। आपके पास ऑप्शन है 12% से नीचे, या कम से कम, ये 8 हो जाएगा, या कम से कम 8%, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर सीरियल की बात करते हैं, अगर कहीं स्टोर कर रहे हैं तो 12% इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर एटलीस्ट 8% की बात करते हैं तो इसमें आपकी ऑयल सीड की जो क्रॉप होती है, ठीक है, जो आपकी ऑयल सीड की क्रॉप होती है वो आ जाती है। ठीक है, जो तेल वाली फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें होती हैं, वो आ जाती हैं। क्या आ जाती है? जो आपकी तिलहनी फसलें होती हैं वो आ जाती हैं इसमें। कितने? 8 में। 8%, कम से कम 8% होना चाहिए किसमें? ऑयल सीड में। और 12% के नीचे होना चाहिए किसमें? सीरियल्स में मॉइस्चर। ठीक है, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे आपके इंसेक्ट जो है पैदा हो जाएंगे, आपके जो स्टोर हुआ अनाज है उसे ख़राब कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला है माइक्रोबियल कंट्रोल। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छूट गया, माइक्रोबियल कंट्रोल टर्म किसने दिया? माइक्रोबियल कंट्रोल जो टर्म है ये किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है हॉर्न्स, ठीक है, एगेनिस्टोबस्सी, रेकल कार्सन या एल्कर। एगेनिस्टोबस्सी, रेकल कार्सन या एल्कर या हॉर्न्स। तो इसको जो है हॉर्न्स ने दिया था। क्या दिया था? माइक्रोबियल कंट्रोल किसने दिया था? हॉर्न्स ने दिया था। कब दिया था? 1949 में दिया था। कब दिया था? 1949 में। अगला हम बात करते हैं अगस्टिनो बस्सी। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो इंसेक्ट की पैथोलॉजी, रोग विज्ञान होता है, उसके फादर किसे कहा जाता है? अगस्टिनो बस्सी को। रेकेल कार्सन क्या है? इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस हुई है, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है एंटोमोलॉजी पे है, इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? 1962। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो रेकेल कार्सन, इन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी कब? 1962 में। एल्कर क्या है? एल्सर की बात करते हैं
तो अल्सर एक वायरस है, ठीक है। क्या है? अल्सर एक वायरस है, एनपीवी वायरस है, ठीक। एनपीवी वायरस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर पॉलीड्रेसिस वायरस। न्यूक्लियर पॉलीड्रेसिस, ये ऐसे वायरस होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम पेस्ट पे डाल के ये पेस्ट को खा जाएंगे, ठीक है, उसके द्वारा हम पेस्ट को कंट्रोल। ये सब टर्म किस में आते हैं? आईपीएम में आते हैं। जो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें सारे टर्म पढ़े जाते हैं, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ये भी इसमें टर्म होता है कि जो माइक्रोबियल कंट्रोल होता है ना, जो माइक्रोबियल कंट्रोल जो किसने दिया था? हॉन्स ने दिया था। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो माइक्रोब क्या होते हैं? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, निमाटोड होता है। ये सब क्या है जो हमें आंखों से नहीं दिखते, वो क्या होते हैं? माइक्रोबियल होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव में हमारा वायरस भी आता है, उसमें एक आता है अल्सर। जो अल्सर वायरस है, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं? हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसे इसके द्वारा कौन सा पेस्ट कंट्रोल किया जाता है? अगर हम अल्सर की बात करते हैं, इसके द्वारा सबसे पहले जो है कौन सा पेस्ट कंट्रोल रजिस्टर किया गया? जो हमारा बॉल वर्म होता है, बॉल वर्म तो बहुत पढ़ा होगा आपने, कॉटन का जो बॉल वर्म है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। किससे? अल्सर से। ये क्या होता है? एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीड्रेसिस वायरस होता है, न्यूक्लियर पॉलीड्रेसिस वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? हॉन्स होगा। माइक्रोबियल कंट्रोल टर्म किसने दिया था? हॉन्स ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस प्रकार के वायरस इंसेक्ट पेस्ट को नियंत्रण करने में काम करते हैं? वही क्वेश्चन आ गया, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस या ग्रेनुलोसिस वायरस, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? दोनों तो वायरस होंगे। न्यूक्लियर जो होता है इसमें बहुत से वायरस होते हैं। क्या होता है? इसमें बहुत से वायरस पार्टिकल होते हैं, मैनी वायरस पार्टिकल्स, ठीक। इसमें एक पार्टिकल से वो वायरस नहीं बनता, बहुत से पार्टिकल से वायरस बनता है। और ग्रेनुलोसिस क्या होता है? ठीक है, जो ग्रेनुलोसिस होता है, ठीक है, ये जो है ये केवल ओनली वन वायरस पार्टिकल, ठीक है। तो उससे क्या होता है? ये ग्रेनुलोसिस वायरस बनता है। मतलब अगर सिंगल है तो ग्रेन मतलब दाना बनेगा। दाना कैसा होता है? सिंगल होता है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है, ये बहुत से वायरस पार्टिकल से बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है। क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है? आपके पास ऑप्शन है मैलाथियन, डाइमिथोएट, एंडोसल्फान 35 EC हो गया, और कार्बोफ्यूरान। मैलाथियन, डाइमिथोएट, एंडोसल्फान 35 EC और कार्बोफ्यूरान। तो इसका सही आंसर होगा मैलाथियन। मैलाथियन जो है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, और एक कैसा इंसेक्टिसाइड है? ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। कैसा है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। डाइमिथोएट ये भी ऑर्गेनो इंसेक्टिसाइड है, फॉस्फेट, लेकिन ये कैसा? सिस्टमिक है। अब सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट में क्या है अंतर? अगर हम कोई केमिकल डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, अगर वो किसी इंसेक्ट के टच में भी आ जाता है तो इंसेक्ट वो ख़त्म हो जाता है। तो वो कैसा होता है? कॉन्टैक्ट, मतलब हल्का सा भी कॉन्टैक्ट हो जाता है उसके बॉडी में तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं असिस्टमिक की बात करते हैं। मान लिया हमने एक प्लांट पे डाल दिया, अगर वो प्लांट अपना टच करेगा, अगर इंसेक्ट है उसको खाएगा या टच करेगा तो उसके अंदर जाके उसके पूरे सिस्टम को वो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को बेकार करता है, फिर धीरे धीरे सभी जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको बेकार कर देता है। तो ये हो गया सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, ठीक है। जो शरीर के अंदर जाके शरीर को ख़राब करता है वो सिस्टमिक, जो केवल बॉडी पे टच होके पूरे इंसेक्ट को मार देता है वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोसल्फान 35 EC। ये क्या होता है? ये ऑर्गेनो क्लोराइड होता है, ठीक। इसमें क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला है कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान भी सिस्टमिक होता है। कैसा होता है? सिस्टमिक होता है। और ये कार्बामेट होता है। कैसा होता है? कार्बामेट होता है। कैसा होता है? कार्बामेट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैलाथियन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, फर्स्ट सिंथेटिक
पायराथॉयड कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है एलिथ्रिन, परमेथ्रिन, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिथ्रिन। एलिथ्रिन क्या होता है? एलिथ्रिन को 1949 में डिस्कवर किया गया था। अब ये होता क्या, जो हम लोग मॉर्टिन वगैरह नहीं लाते हैं या हम लोग ऑल आउट वगैरह लाते हैं, इसमें बोर्ड में लगा देते हैं, पूरे मच्छर वगैरह नहीं रहते, तो उनमें सब में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो मॉस्किटो, जो हमारी मच्छर की कॉयल वगैरह होते हैं, जो मॉर्टिन वगैरह हम लोग लगाते हैं, या ऑल आउट वगैरह लिक्विड वाला भी होता है, दोनों में एलिथ्रिन ही पाया जाता है। ठीक है, तो उसको मारने के लिए, जो मच्छरों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या यूज़ किया? एलिथ्रिन यूज़ किया जाता है। परमेथ्रिन क्या होता है? ये जो है फर्स्ट फास्फोटेबल होता है। फास्फोटेबल होता है, फास्फोटेबल मतलब इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई गई। ठीक है, ये कब बना? 1970, ये 1970 में बना। पहला सिंथेटिक पैराथॉइड कौन सा है? एलिथ्रिन। उसके बाद क्या बना? परमेथ्रिन, जो कि फर्स्ट फॉस्फेटेबल सिंथेटॉइड है, सिंथेटिक पैराथॉइड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिथ्रिन। एलिथ्रिन क्या है? जो कि हम मच्छरों को मारने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम कॉयल में भी यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में टीयर गैस किसे कहते हैं? निम्न में से जो आपके पास ऑप्शन है, इसमें टीयर गैस पहचानिए कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है क्लोरोप्रिसीन, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फॉस्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड। क्लोरोप्रिसीन, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका सही आंसर है कि आपके पास, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रिसीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रिसीन इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन फॉस्फाइड की, आप लोग पढ़े होंगे या जानते भी होंगे, जो लोग जहाँ पे जैसे गेहूँ वगैरह के खेत होते हैं, गेहूँ या धान के खेत होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, चूहों के गड्ढे बन जाते हैं, बहुत सारे चूहे हो जाते हैं, वो हमारी फसल को कहाँ पे ले जाते हैं? उन गड्ढों में ले जाके खाते हैं। ठीक है, तो हमारी फसल को नुकसान, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गड्ढे बने होते हैं उन गड्ढों पे हम छोटी छोटी गोलियां बना के, किसकी? हाइड्रोजन फॉस्फाइड की। ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फाइड की उनके गड्ढों के आगे रख देते हैं। ठीक है, इसे सल्फास कहा जाता है। ठीक है, उनके गड्ढों के आगे रख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब उन गोलियों को खाते हैं तो वो मर जाते हैं, तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन फॉस्फाइड होता है। इसमें एक जिंक फॉस्फाइड भी होता है। क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड भी होता है। क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम अपने अनाज को, जो हम दानों को स्टोर करते हैं, जब स्टोर करेंगे तो उसमें भी कीट लगेंगे, तो उनको कीट ना लगने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टोर ग्रेन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं क्या? कार्बन डाइसल्फाइड। क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? जो हमारा जोन, जो हमारा वो, जो हमारी ओजोन की परत है, ठीक है, हमारी जो ओजोन की परत है, उसके डिप्लेशन में जो कारगर होता है वो कौन होता है? मिथाइल ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? मिथाइल ब्रोमाइड। जो हमारी ओजोन परत है उसकी जो डिप्लेशन होती है, उसका जो नुकसान होता है, क्षति होती है, उसमें कौन भागीदारी करता है? मिथाइल ब्रोमाइड उसमें भागीदारी करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्रिसीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस उत्पाद में उचित कीटनाशी की सांद्रता रखना क्या कहलाता है? किसी, मतलब कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट या केमिकल बनाया है, तो उसमें अगर हम इंसेक्टिसाइड की जो उसमें सांद्रता है, ठीक है, उसको अगर सही नहीं रखेंगे तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कम रखेंगे तब भी पहुंच सकता है, ज़्यादा रखेंगे तो हम सुटेबल उसके अकॉर्डिंग रखते हैं कि जितनी उसमें हम सांद्रता रखते हैं, ठीक है, उतनी ही हमारी फसल के लिए उचित होनी चाहिए, उतनी ही कीट को मारने के लिए उचित होनी चाहिए। ठीक, अगर हमने कम रख दिया तो कीट नहीं मरा, हमारा डालना बेकार हो गया। तो उस चीज़ को हम लोग कहते क्या है? मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट या मिनिमम रेसिड्यू लिमिट या बोथ या इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट कहते हैं। ठीक है, मतलब हम एक प्रोडक्ट बनाएं, मान लिया हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमें चाहिए कि हमें एक इंसेक्ट को मारना है, ठीक है, एक इंसेक्ट को मारना है। उस इंसेक्ट के लिए हमें जितनी सांद्रता, मान लिया x हमें सांद्रता चाहिए, ठीक है,
तो अगर हमने x से थोड़ा कम बना दिया तो भी वो नहीं मरेगा, अगर x से ज़्यादा बना दिया तो हमारा उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हमारी क्रॉप पे, क्रॉप हमारी ख़राब। तो जितना उचित होना चाहिए जो उस इंसेक्ट के लिए, उतना उचित हम उसमें रखेंगे सांद्रता, जो हमारी कीटनाशक की सांद्रता या केमिकल की सांद्रता है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो ये आज के आपके क्वेश्चन रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर PDF चाहिए तो आज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है थंबनेल में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको PDF और क्लास दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।